बराबर कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे करेंगे कि पीएचपी और डेटाबेस का कनेक्शन कैसे बनेगा। ठीक है, पीएचपी और डेटाबेस का कनेक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो बेसिकली डेटाबेस का कनेक्शन हम किस तरह एस्टेब्लिश करते हैं। डेटाबेस पीएचपी के लिए, पीएचपी के अंदर हम माइस्क्यूएल से कनेक्ट करते हैं और माइस्क्यूएल का, तो इसका कनेक्शन जो है हम इस तरह बताएंगे कि इसके अंदर हमारे पास एक फाइल है, पीएचपी के अंदर फंक्शन है माइस्क्यूएल कनेक्ट, माइस्क्यूएल कनेक्ट। ये फंक्शन जो है आपका क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली पीएचपी के साथ जो है कनेक्शन बनाने के लिए हमारे पास जो है पीएचपी के अंदर माइस्क्यूएल कनेक्ट फंक्शन है जो कनेक्ट करता है पीएचपी और माइस्क्यूएल डेटाबेस को। सही है, पीएचपी और माइस्क्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट करता है। अब इसको देखते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे बनेगा, और लास्ट में हमने जो डेटा एंट्री करी है टेबल के अंदर वो हम शो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट टाइम वाला दिखा देता हूँ जो हमने डेटाबेस बनाया था, पहले तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। चलिए, अभी तो आपकी वीडियो आई है, बाकी तो डेटा भी नहीं आया था सर उसका। कौन सा? तो आपने लास्ट टाइम डेटा करवाया था आपने, अच्छा, वो भी वीडियो भेज आई दूँ, है इसकी। वही भेज दूँ? भले भेज दें अगर हो सके तो वीडियो चलो से देख ठीक है, लेंगे। अब तो वीडियो आ गई है। वीडियो आ गई है, वरना मैं भेज दूंगा क्लास के बाद भेज। सर ये वैम्प और जैम में कोई इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं है ना? देखो, वैम्प और जैम्प में सिर्फ ये डिफरेंट है कि जो जैम्प है ये आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि आपका ये आपके हर ऑपरेटिंग सिस्टम में चल जाता है। ठीक है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडो हो, या ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लिनक्स हो, या ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूनिक्स हो, ठीक है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये जैम्प सब पे काम करेगा। ठीक है, और जो आपका वैम्प है, वैम्प जो है वो सर्वर सिर्फ जो है विंडोज के लिए, वैम्प जो है ना सिर्फ विंडोज में चलेंगी, लिनक्स उसमें नहीं चलेंगी। ठीक हो गया? अच्छा, ठीक है सर। तो ये फर्क है इसके अंदर। जैम कर लूंगा, मैंने वैम्प कर लिया था। भले कोई इशू नहीं, जो भी कर लो, कोई मसला नहीं है। कोई भी एक वेब सर्वर हमारे पास लोकल सर्वर होना चाहिए, फिर आप कोई भी इंस्टॉल कर दो। अब पीएचपी माई एडमिन के अंदर जो है हमने लास्ट टाइम बनाया था आपका डेटाबेस, और डेटाबेस में हमने टेबल्स भी एंट्री करी थी और उसके अंदर हमने डेटा भी डाला था। लास्ट टाइम हमारे डेटाबेस का नाम था आई थिंक एप्टेक डीबी इसका नाम है, रजिस्टर्ड टेबल है। ठीक है, इस ये वाला रिकॉर्ड हमने एंट्री करा था, नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पीएचपी का कनेक्शन बनाना है माइस्क्यूएल के साथ। सबसे पहले तो हमें ये करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं कनेक्शन की फाइल बनाता हूँ। ठीक है, अब कनेक्शन की फाइल के लिए मैं आता हूँ नोटपैड प्लस प्लस में। सबसे पहले मैं इसको कनेक्शन बनाऊंगा, तो मैं कनेक्शन की फाइल बनाता हूँ पीएचपी, और इसको नाम सेव में करता हूँ, एक फोल्डर बना देता हूँ उसके अंदर, सी के अंदर htdoc, और यहाँ पे मैं फोल्डर बना देता हूँ। htdoc होता है क्या? हाँ जैम में? हाँ, जैम के अंदर htdoc होता है, वैम्प के अंदर ट्रिपल डब्ल्यू होता है। मैंने फोल्डर का नाम रख दिया एप्टेक। ठीक है, एप्टेक ठीक के है सर। अंदर, एप्टेक के अंदर मैं कनेक्शन डॉट पीएचपी के नाम से फाइल बना रहा हूँ। कनेक्शन डॉट पीएचपी के नाम से क्या बना रहा हूँ, फाइल बना रहा हूँ। अब इस फाइल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि माइस्क्यूएल कनेक्ट को अगर मैं आपको चलाऊं यहाँ पे, माइस्क्यूएल कनेक्ट, अच्छा माइस्क्यूएल पहले होता था, पुराना होता था माइस्क्यूएल। पहले हमारे पास जो पुराने वर्जन में माइस्क्यूएल होता था। ठीक है, एसक्यूएल का मतलब तो आपको पता है, एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ये मतलब होता है। ठीक है, नजर आ रहा है? हेलो नजर आ रहा है। जी। जी जी सर, नजर आ रहा अब जो हमारा लेटेस्ट माइस्क्यूएल का वर्जन आया है उसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है माइस्क्यूएल आई में। ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है इसका। ठीक है, अब माइस्क्यूएल यूज नहीं होता क्योंकि माइस्क्यूएल पुराना फंक्शन था। अब माइस्क्यूएल अगर आप लगाओगे तो लेटेस्ट वर्जन में उसको एरर बताएगा। ठीक है, अभी हमारे पास जो लेटेस्ट चल रहा है वो है माइस्क्यूएल आई। अब यहाँ पे आई का मतलब होता है इम्प्लीमेंट। ठीक है, इन लोगों ने एक नई चीज इम्प्लीमेंट कर दी जिसका आई का मतलब यहाँ पर वो है। ठीक है, अब माइस्क्यूएल आई के अंदर कितने पैरामीटर्स होते हैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको। माइस्क्यूएल आई कनेक्ट, इसके अंदर अगर आपको नजर आ रहा हो तो इसके अंदर माइस्क्यूएल कनेक्ट के अंदर हमारे पास कुछ पैरामीटर हो रहे हैं। पैरामीटर के अंदर पहला पैरामीटर के अंदर क्या मांग रहा है हमसे, क्या मांग रहा है? होस्ट। सर, होस्ट मांग रहे हैं। जी, होस्ट। अब क्या करते हैं, होस्ट बेसिकली है क्या। अब मैं यहाँ पे आपको होस्ट का एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ होस्ट। होस्ट बेसिकली वो चीज होती है जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो इसको। अभी हम
किसी डोमेन पे नहीं है, अभी हम कौन से सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं, लोकल सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा लोकल होस्ट, यहाँ पे क्या आएगा, लोकल होस्ट, क्योंकि अभी हम लोकल से कनेक्ट कर रहे हैं। जब हम इस पूरी साइट को कंप्लीट करके हम किसी होस्टिंग पे अपलोड करते हैं तो सिर्फ होस्ट नाम जाके वहां पे चेंज करना पड़ता है, फिर हम अपलोड करते हैं। होस्ट नाम कैसे, सपोज हमें डोमेन मिल गया arsalan.com के नाम से, ठीक है। अब ये हमारा डोमेन है जिसपे हमें ये साइट अपलोड करनी है। तो अपलोड से पहले हमने कनेक्शन के अंदर होस्ट में जाके ये नाम लिखना है www.arsalan.com, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन डोमेन। लेकिन अभी हमारे पास मेन डोमेन नहीं है, अभी हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, होस्ट से, लोकल होस्ट से, ठीक है। उसके बाद दूसरा पैरामीटर देखिए क्या होगा। दूसरा पैरामीटर इसका क्या है, जरा वो देखते हैं। इसका दूसरा पैरामीटर आपका क्या है, यूजर नेम। अब यूजर नेम, हाँ, तो अब एक वेरिएबल और बनेगा यूजर नेम का, जिसके अंदर यूजर नेम बेसिकली लोकल होस्ट का यूजर नेम क्या होता है, रूट, ठीक है। और तीसरा वेरिएबल है आपका पासवर्ड का। अब क्योंकि पासवर्ड यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ तो पासवर्ड मैं खाली छोड़ दूंगा। और चौथा पैरामीटर होता है डीबी नेम, मतलब डेटाबेस का नाम। किस डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है, मैं इसको बोल रहा हूँ भाई एपटेक डीबी के नाम से हमने डेटाबेस बनाया था, उससे कनेक्ट करना है हमें। ये बात समझ आ रही है? जी सर। सबसे पहले इसके अंदर MySQL कनेक्ट के अंदर 4 पैरामीटर होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं 4 पैरामीटर, होस्ट नेम चाहिए इसको, यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, और लास्ट वाला होता है डेटाबेस चाहिए, ठीक है। तो मैंने वेरिएबल बना दिए उसके नाम से। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पास करूंगा मैं। सबसे पहले होस्ट इसको चाहिए था, वो मैंने वेरिएबल बना दिया। दूसरा मुझे चाहिए यहाँ पे यूजर नेम, वो भी मैंने बना दिया। तीसरा हमें पासवर्ड चाहिए, वो भी हमने तो दिया नहीं है, इसको देना जरूरी है क्या वेरिएबल? नहीं, पासवर्ड जहाँ वेरिएबल देना जरूरी है, ठीक है। वेरिएबल देना जरूरी है, देखिए पासवर्ड का मतलब ये है कि जब आप MySQL को कनेक्ट करते हो या PHP MyAdmin को कनेक्ट करते हो तब आपको कोई पासवर्ड देने की जरूरत पड़ रही है क्या, नहीं ना, सिर्फ हमें यूजर नेम की जरूरत पड़ती है, रूट, सही है। तो क्योंकि जब हमने इंस्टॉल किया है तो पासवर्ड हमने कुछ भी नहीं रखा, इस वजह से यहाँ खाली छोड़ेंगे। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल बना देते हैं कनेक्शन के नाम से, कि जो भी कनेक्शन का, अब MySQL रिटर्न क्या करता है, बूलियन वैल्यू, या तो ट्रू रिटर्न करे या फॉल्स। अगर कनेक्शन इसका एस्टेब्लिश सक्सेस हो गया तो ये रिटर्न करेगा क्या, ये रिटर्न करेगा आपका ट्रू। इस कनेक्शन के बाद ट्रू रिटर्न होगा। अगर ये क्या होगा, MySQL कनेक्ट, अगर आपके पास फंक्शन जब रन होगा तब ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर ये कनेक्शन सही बना। अगर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगा तो ये आपको एरर बता देगा। तो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ नॉट कनेक्ट, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया इफ नॉट कनेक्ट, तो क्या हो, अगर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ये एरर शो कर दे। एरर क्या शो कर दे, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं डाई के अंदर मैं ये एरर शो करवाऊंगा MySQL आएगा। हम क्या करते हैं इसको कि डेटाबेस, ये डाई क्या है? बता रहा हूँ डेटाबेस कनेक्शन प्रॉब्लम, कनेक्शन एरर ऐसा। उसके बाद यहाँ पे MySQL एरर, एरर। अब ये डाई बेसिकली क्या करता है कि आपका जैसे एक होता है इको, सही है। इको तो हमारे पास क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए। मैं यहाँ पे इको भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मुझे MySQL से जो एरर रिटर्न हो वो शो करना है, क्योंकि MySQL एरर आपके पास एक PHP के अंदर फंक्शन बना हुआ है, जो कोई भी कनेक्शन में एरर होगा तो वो पूरा उसको डिटेल बताएगा। तो इसकी डिटेल मालूम करने के लिए मैंने यहाँ पे डाई यूज किया। डाई क्या करता है, जब इसकी MySQL एरर की कोई डिटेल मालूम करनी है तब हम डाई यूज करते हैं, सही है। अगर मुझे सिर्फ ये लिखना होता तो फिर मैं इको भी यूज कर सकता था, लेकिन मुझे इस फंक्शन की पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी है कि एरर किस वजह से आया। अगर वो पूरी डिटेल मालूम करनी है तब हम यहाँ पे डाई यूज करते हैं। तो ये MySQL एरर इसका बिल्ट इन फंक्शन है क्या? बिल्ट इन फंक्शन है, जो भी आपके पास ब्लू आ रहा है ना, ब्लू कलर में, ये आपके बिल्ट इन फंक्शन है। जी जी। ये सारे हमारे बिल्ट इन फंक्शन। अगर हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेस हो जाए तो इको में आ जाए मैसेज कि कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेस, एस्टेब्लिश
ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हमने एक कनेक्शन बना दिया MySQL के साथ, PHP और MySQL का हमें कनेक्शन बनाना है। उसके लिए कनेक्शन बनाने के लिए हमने लास्ट क्लास में डेटाबेस बनाकर आए थे जिसका नाम था AppTechDB। हम कनेक्शन इससे बना रहे हैं इसका। अभी हम किस डेटाबेस से कनेक्शन बना रहे हैं इसका, AppTechDB का, AppTechDB से। तो वो ही चीज हमें यहाँ पे मैंने दी है। और अब MySQL कनेक्ट बेसिकली क्या है, एक PHP के अंदर एक MySQL कनेक्ट का बिल्ट इन फंक्शन बना हुआ है जो इस PHP को और MySQL को कनेक्ट करता है। अब इसको पैरामीटर कुछ चाहिए, जो उसकी वैल्यू है वो चाहिए। वैल्यू कौन सी है आपकी, कि भाई सबसे पहले तो इसको होस्ट चाहिए, कि किससे कनेक्ट कर रहे हो, लोकल होस्ट से कर रहे हो या किसी डोमेन से कर रहे हो। अगर आप लोकल होस्ट से कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पे होस्ट का नाम क्या दोगे, लोकल होस्ट। अगर आपके पास कोई डोमेन है, जैसे आपके पास कोई डोमेन पड़ा हुआ है www.xyz.com, आपने डोमेन खरीद लिया और उस डोमेन पे आपको अपलोड करनी है साइट, तो आपको क्या करना है, बाकी चीजें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें कनेक्शन में जाके होस्ट नेम की जगह यहाँ पे www.xyz.com देना होगा। सिर्फ ये हमें चेंजिंग करनी है। लेकिन क्योंकि अभी हम लोकल होस्ट से कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा होस्ट क्या होगा, लोकल होस्ट होगा। और लोकल होस्ट में यूजर नेम जो होता है वो क्या होता है, रूट। पासवर्ड क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो पासवर्ड मैंने यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ है। और डीबी नेम मतलब कौन से डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है। तो अभी डेटाबेस कौन सा था हमें कनेक्ट करना है, AppTechDB। तो ये हमने क्या किया, ये हमने वेरिएबल बना दिया और MySQL कनेक्ट को 4 पैरामीटर चाहिए। 4 पैरामीटर चाहिए, होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। ठीक है। अब ये चारों चीजें अगर उसको मिल गई तो वो इसको कनेक्शन के पास क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। कनेक्शन के बाद रिटर्न करेगा ट्रू। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इसमें मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है इफ नॉट ट्रू। यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। नॉट का मतलब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर उसके पास ट्रू नहीं आ रहा, अगर उसके पास ट्रू नहीं आ रहा, ट्रू तब आएगा जब कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेस हो जाए। अगर उसके पास ट्रू नहीं आ रहा, इसका मतलब उसके पास फॉल्स आ रहा है। जब फॉल्स आ रहा है तो उसको हमें ये बताना चाहिए कि भाई कनेक्शन जो नहीं बन रहा तो उसका रीजन बताओ। अगर आपके पास ये वाला एरर आए, डेटाबेस कनेक्शन एरर, तो क्यों एरर आ रहा है वो पूरी डिटेल मुझे मालूम करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाई दिया हुआ है। और एल्स के अंदर तभी आएगा जब कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेस हो जाएगा, मतलब जब इसके बाद ट्रू रिटर्न होगा तब ये एल्स वाली स्टेटमेंट में चलेगा। और एल्स में हमने क्या लिखा हुआ है, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेस। तो पहले मैं इस फाइल को चलाता हूँ कि हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं। डेटा तो हम बाद में लाएंगे, सबसे पहले तो हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश देखना है कि ये कनेक्शन हमारा सक्सेस बना हुआ है या नहीं। तो हम यहाँ पे लोकल होस्ट और स्लैश के बाद हम यूज करते हैं जो हमारे फोल्डर का नाम बनाया था। फोल्डर का नाम हमने बनाया था एपटेक, जिसके अंदर ये सारी फाइल्स पड़ी हुई है सारी। अभी आपके पास एक ही फाइल है हमारे पास, connection.php की फाइल है। इसको जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या आउटपुट आ रहा है, ऐसा आ रहा है जी सर, कनेक्शन बन इसका गया। मतलब हमारा, इसका मतलब यहाँ पर ये कि भाई हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेस हो गया है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे जब भी हम PHP और MySQL को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास connection.php फाइल बनाना लाजमी है, जिसके अंदर हम कनेक्शन अपना एस्टेब्लिश बनाते हैं। कनेक्शन जिसके अंदर हमारा एस्टेब्लिश होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि कौन से डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हो आप। ठीक है, ये मेन चीज है, कौन से डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास PHP MyAdmin में बहुत सारे डेटाबेस होंगे। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो अगर मैं प्रीवियस जाऊं तो अगर मैं यहाँ पे वापस से PHP MyAdmin ओपन करूं तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस बने हुए होंगे। PHP MyAdmin, ये रहा PHP MyAdmin। इसमें मैं आपको बताऊं कि कितने डेटाबेस हमारे बने। ये देखें, ये सारे हमारे पास डेटाबेस की लिस्ट आ रही है। ठीक है, ये सारे डेटाबेस है। अब इसके अंदर ये जो 28 बता रहा है, मतलब इस डेटाबेस के अंदर 28 टेबल्स है। इसके अंदर जो अभी हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर एक ही टेबल है। ये जो 1 बता रहा है ना, 1 का मतलब इतनी टेबल्स है। तो ये जितने भी डेटाबेस बनाता है बता रहा है, उसके साथ ये भी बता रहा है कि इसके अंदर कितनी टेबल्स हैं। ठीक है, अभी हम जो कनेक्ट कर रहे हैं वो AppTechDB से कर रहे हैं, तो ये हमें कनेक्शन के टाइम बताना है कि किससे कनेक्ट कर रहे हो आप, ये चीज हमें बतानी है। तो वो मैंने बता दिया कि भाई AppTechDB से कनेक्ट करना है हमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो फिर मैं अब आऊँ शो डेटा पे। यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है सर ये जी जी बोले। इको की यूज के जब सर ऊपर
सर ऊपर भी तो आपने डाई यूज किया है ना फंक्शन। जी अब मैं बता रहा हूँ। जी मैं अभी उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए डाई मैंने यहाँ पे आप इको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कंफ्यूजन आप खत्म कर दें कि लाजमी है डाई, नहीं लाजमी डाई नहीं है। लेकिन डाई मैंने क्यों दिया, उसका रीजन ये है कि भाई मुझे सिर्फ ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवानी। अगर मुझे सिर्फ ये स्टेटमेंट प्रिंट करवानी होती तो मैं इको लिखता, तब मैं क्या लिखता, इको लिखता। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ये जो माइस्क्यूएल आई एरर जो है ये पूरी डिटेल देगा कि एरर किस वजह से था, ठीक है। अब ये क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन है, इसके अंदर जो भी एरर आएगा वो पूरी डिटेल बताएगा कि एरर किस वजह से है, आप उसको सही करो। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसको प्रिंट कराने के लिए मैंने डाई यूज किया है। तो डाई मैंने यूज किया है इसकी इन्फॉर्मेशन प्रिंट कराने के लिए। बात समझ आ रही है? जी सर। लेकिन एल्स में क्या है, एल्स में हमें सिर्फ ये मैसेज दिखाना है, क्योंकि एल्स में तभी आएगा जब कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ तो कोई एरर तो है ही नहीं ना, एरर तो आपका यहाँ पर है। तो मैंने डाई इस वजह से यूज किया है कि मुझे इसकी इंफॉर्मेशन भी चाहिए कि एरर क्यों है। अब ये स्टेटमेंट, अगर सिर्फ मुझे ये स्टेटमेंट प्रिंट करानी है कि डेटाबेस कनेक्शन एरर, तब तो मैं इको लिख सकता था, कोई इशू नहीं है। तो फिर आउटपुट में क्या आता, डेटाबेस कनेक्शन एरर, किस वजह से एरर है ये नहीं बताता। माइस्क्यूएल आई एरर क्या करता है, उस एरर की पूरी डिटेल बताएगा कि एरर लाइन कौन से लाइन पे एरर है, किस वजह से एरर है, किस चक्कर में एरर है। तो ये सारी डिटेल बताएगा, वो आपका डाई करेगा। आई होप क्लियर है मेरी पॉइंट। सर कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेस हमारा हो गया। अब दूसरा मेरा जो पार्ट है वो ये है कि जो हमारे पास टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड है, हमारे पास लास्ट टाइम हमने टेबल बनाई थी रजिस्टर्स की, रजिस्टर टेबल के अंदर ये टेबल का रिकॉर्ड है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पीएचपी के अंदर शो डेटा के नाम से एक पीएचपी फाइल बनाऊं जिसके अंदर ये डेटा शो हो जाए, क्योंकि हमारा कनेक्शन तो बन चुका है ना। अब पीएचपी और माइस्क्यूएल का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। अब आप शो करवाओ, एडिट करवाओ, डिलीट करवाओ, अब आप डायरेक्ट पीएचपी से कर सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे सबसे पहला स्टेप ये करना है कि जितने भी रिकॉर्ड है, ये तो माइस्क्यूएल आई की टेबल में, इसके टेबल में पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे अब पीएचपी की एक फाइल बनानी है जिसके अंदर ये सारे रिकॉर्ड मुझे शो करने हैं। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप वो है। अब उस पर आता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा शो डेटा। आप कोई भी नाम रख सकते हो, या शो रजिस्टर्स, और इजी हो। अच्छा, ये एपटेक का फोल्डर में मैंने बना दिया था। एपटेक के फोल्डर में ही अब सारी फाइल्स आएंगी। ये आपका साइट का मेन फोल्डर है जिसके अंदर सारे काम हो रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ कनेक्शन का काम इसमें किया है। अभी जो दूसरा काम कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, शो रजिस्टर या शो यूजर्स कर देता हूँ। शो यूजर्स डॉट पीएचपी के नाम से मैं ये सेव कर। अच्छा, अभी जो मैं फाइल बना रहा हूँ उसका नाम मैंने रखा है शो यूजर्स डॉट पीएचपी, ठीक है। अब शो यूजर्स डॉट पीएचपी में सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इसको ये बताना है कि हमें रिकॉर्ड कहाँ से शो करना है, कौन सी डेटाबेस से शो करना है। तो उसके लिए हमने कनेक्शन की जो फाइल बनाई है, इसको हम क्या करेंगे, वहां पे इसका रिक्वायर करेंगे। जो हमारे पास पीएचपी के अंदर फाइल को बीच में इंक्लूड करने के लिए हमारे पास रिक्वायर का फंक्शन होता है और इंक्लूड का फंक्शन होता है। रिक्वायर के अंदर आप वो फाइल का नाम दोगे जिसका आप यहाँ पे इस फाइल को इंक्लूड करना चाह रहे हो। क्योंकि हमारा कनेक्शन का जितना भी हमारा कनेक्शन का काम है वो हमने कनेक्शन डॉट पीएचपी में किया हुआ है। तो जब शो डेटा करोगे तब भी आपको वो फाइल बताना जरूरी है कि कनेक्शन किससे कर रहे हो आप, ठीक है। पीएचपी के अंदर दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक रिक्वायर और एक इंक्लूड। दोनों का काम ये है कि आप फाइल को इंक्लूड कर सकते हो। कोई भी और फाइल है जैसे कनेक्शन डॉट पीएचपी है, इसको इस पेज में इंक्लूड करना है या ऐड करना है, कनेक्शन फाइल को ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास इंक्लूड फंक्शन है। दोनों का काम सेम है। इंक्लूड का भी यही काम है कि आप किसी और फाइल को इंक्लूड करना चाह रहे हो इस पेज के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ एरर का फर्क है, ये याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंटरव्यू में पूछते हैं, ठीक है। अभी मैंने स्टूडेंट्स किसी को भेजा था, उस इंटरव्यू में उसने ये क्वेश्चन पूछा था, रिक्वायर और इंक्लूड में क्या डिफरेंस है। तो ये इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। रिक्वायर जब आप यूज करते हो तब आपके पास अगर सपोज ये वाली फाइल उसको नहीं मिल रही, अगर कनेक्शन डॉट पीएचपी जो आपने बताई है कि ये फाइल को कनेक्ट करना है और ये फाइल उसको नहीं मिल रही, अगर नहीं है वहां पे,
तो एरर जो शो करता है वो आपके पास शो करता है फाटर एरर। कौन सा एरर शो करेगा? फाटर एरर। तो ये कौन सा एरर होता है फाटर? देखिए फाटर एरर हमारे पास जो एरर होता है वो होता है सीरियस एरर, मतलब इसको हमें खत्म करना जरूरी है। ठीक है, अगर फाटर एरर आपके पास तब आएगा जब आपने रिक्वायर फंक्शन यूज किया हुआ है और उसने आपने जो फाइल का नाम दिया हुआ है वो फाइल उसको फाउंड नहीं मिल रहा है, मतलब है ही नहीं। अगर एपटेक फोल्डर में मैं connection.php की फाइल हटा दूं तो उसको ये फाइल मिलेगी। जब ये फाइल नहीं मिलेगी तो रिक्वायर्ड लगा होगा तो उसको फाटर एरर देगा। क्या देगा? फाटर एरर। और फाटर एरर हमारे पास सीरियस एरर होते हैं, जब तक हम इसको खत्म नहीं करेंगे हमारी साइट डिस्टर्ब ही रहेगी, आगे का काम नहीं होगा। ठीक है, जब तक हम फाटर एरर को खत्म नहीं कर देते। और दूसरा हमारे पास इंक्लूड है। इंक्लूड का काम भी यही है कि हम दूसरी फाइल के अंदर दूसरी फाइल को ऐड करवाने का। इसके अंदर वो वार्निंग एरर देता है। और अच्छा, फाटर एरर जो है आपकी एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है, एग्जीक्यूशन को भी स्टॉप कर देता है, आगे की एग्जीक्यूशन रन नहीं होगी, एग्जीक्यूशन स्टॉप। और वार्निंग नहीं करेगा। बता रहा हूँ, वार्निंग आपका जो एरर होता है वो नॉन सीरियस होता है, मतलब अगर आप उसको खत्म नहीं भी करें तब भी आपके साइट के अंदर कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। वो इसलिए इशू नहीं होगा क्योंकि आपकी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करता है, ये आपकी एग्जीक्यूशन रोकेगा नहीं, ये आपकी एग्जीक्यूशन रोकता नहीं है, वो आपका एग्जीक्यूशन ही स्टॉप कर देता है, इसलिए उसको खत्म करना जरूरी है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंट है इसका। और ये इंटरव्यू में पूछते हैं, मतलब ये अगर मैं बताऊं कि 100 में से 90% इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें वो पूरी डिटेल आप, मतलब ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको उनको सही समझानी है। ठीक है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि रिक्वायर जब यूज करोगे तो फाटर एरर आएगा और इंक्लूड यूज करोगे वार्निंग एरर आएगा, लेकिन ये 50% आंसर सही है, 100% आंसर सही नहीं है। 100% आंसर सही इसका ये है कि भाई फाटर एरर भी आएगा और एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है। ठीक है, इंक्लूड में वार्निंग एरर आता है और वो एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करता है। और फाटर एरर आपका सीरियस एरर है, जब तक आप इसको निकालोगे नहीं आपकी साइट डिस्टर्ब ही रहेगी, आपका साइट का आउटपुट सही नहीं आएगा, क्योंकि वो आगे अगली आपने फिर ये रिक्वायर जी बोले सर, ये आपने रिक्वायर यूज करा है कनेक्शन के इसके अंदर, ये बताइएगा दोबारा कि यही क्यों यूज करा आपने? जी, इसका देखें इसको समझने के लिए ये सर रिक्वायर इंक्लूड समझ नहीं आया। मैं यहाँ पे बता रहा था कि भाई आपका जो है, मैंने यहाँ पे रिक्वायर क्यों यूज किया हुआ है। रिक्वायर मैंने इस वजह से यूज किया है कि डेवलपर चाहता है कि जो भी एरर आए वो एरर ऐसा आए जो हम लाजमी निकालें। फाटर एरर आपके पास तभी आता है जब आपकी ये इसके अंदर जो आपने फाइल दी हुई है वो फाइल उस फोल्डर में मौजूद नहीं है। ये एरर तभी आएगा जब वो फाइल नॉट एग्जिस्ट, ये भी लिख दूं मैं, फाइल नॉट एग्जिस्ट। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं, मतलब ये अगर इसको फाइल नहीं मिलेगी जब ये एरर देगा, क्या मतलब वो कोई कोड में मसला होगा जब कोई एरर ये नहीं कोड में मसला नहीं, कोड की बात नहीं कर रहा, इसको समझिएगा, कोड की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे ये कह रहा है आप अगर इस रिक्वायर के अंदर जो मैंने फाइल दी हुई है और ये फाइल मौजूद नहीं है, इस फोल्डर के अंदर ये फाइल ही नहीं है, या उस फाइल का नाम था connections.php और मैंने यहाँ पे लगाया connection.php, तो स्पेलिंग मसला है, स्पेलिंग प्रॉब्लम होगा तब भी उसको फाइल नहीं मिलेगी। तो जब उसको फाइल नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, रिक्वायर यूज होगा तो फाटर एरर देगा। फाटर एरर डेवलपर जानबूझ के लगाते हैं ताकि वो एरर आ जाए, हम उसको सॉल्व करें। सही है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सारे एरर खत्म करने हैं, हमें कोई भी एरर छोड़ना नहीं है। अगर वार्निंग भी आता है तो वार्निंग भी हमें खत्म करनी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वार्निंग नॉन सीरियस एरर है, सीरियस एरर नहीं है। ठीक है, तो भाई इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ये पूछते हैं इंटरव्यू में, बहुत दफा पूछते हैं कि रिक्वायर और इंक्लूड में क्या फर्क है। आप पीएचपी इंटरव्यू क्वेश्चन निकालते हैं गूगल से, ये क्वेश्चन आपको लाजमी मिलेगा। तो इसका डिफरेंस मैं आपको बता दूं, दोबारा बता रहा हूँ, रिक्वायर में फाटर एरर आएगा अगर उसको कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं होगी, और फाटर एरर क्या करता है, आपकी एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है, बाकी की लाइंस को रीड ही नहीं करेगा। इंक्लूड में क्या होता है, फाइल नहीं मिलेगी तो वार्निंग एरर आएगा और एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहेगी।
बात समझ में आ रही है? तो ये मेन, अगर वर्डिंग एरर आता है तो ये फायदा क्या होगा कि चलने का प्रोग्राम में, क्योंकि उसको फाइल ही नहीं मिलती कनेक्शन की। जी एग्जैक्टली मैं वही समझा रहा हूँ। देखो अगर वार्निंग एरर का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर सपोज इसके बाद मैंने लिखा हुआ है इको और मैंने यहाँ लिखा हुआ है हेलो, ठीक है, अब समझिएगा। अब अगर यहाँ पे मैंने रिक्वायर यूज किया हुआ है तो वो क्या करेगा, अगर यहाँ पे एरर आ गया तो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। क्या कर देगा? रन नहीं किया था ये, देखो रिक्वायर अरसलान ने किया था। मैंने किया जी 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 अरसलान, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि रिक्वायर अगर यूज किया होगा तो यहाँ पे अगर सपोज ये फाइल नहीं मिली और उसको उसने फाटा एरर दिखा दिया, फाटा एरर दिखा देगा तो क्या होगा, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। जब एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी तो दूसरी वाली लाइन पे जो हेलो लिखा हुआ है वो प्रिंट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। जी जी सर। ठीक है, अगर इसकी जगह मैंने इंक्लूड अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड लिखता हूँ, इंक्लूड से क्या होगा, इंक्लूड से ये होगा कि भाई अगर ये फाइल नहीं मिल रही उसको connection.php, अगर ये फाइल उसको नहीं मिली, लेकिन वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं करेगा, एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करने का मतलब ये कि इस सूरतल में वो क्या करेगा, इस हेलो वाली लाइन को प्रिंट करेगा, इस लाइन को रीड करेगा वो। अब ऊपर तो आपके पास वार्निंग एरर तो आता रहेगा कि भाई कनेक्शन आपकी फाइल नहीं मिल रही, लेकिन उसके साथ हेलो भी प्रिंट होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ठीक है। अब अगर रिक्वायर्ड यूज किया होगा तो एग्जीक्यूशन स्टॉप, ये यहाँ ये वाली लाइन को रीड ही नहीं करेगा क्योंकि एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई, अब नीचे नहीं आएगा वो। ठीक है, आई होप के क्लियर हुआ होगा, ये मेन पॉइंट है इसकी। इससे क्लियर हो गया। यस सर, यस सर। रिकॉर्डिंग चल रही है। अब मैंने क्या किया, हमने अब मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे रिकॉर्ड टेबल्स के अंदर जो डेटा है उसको मुझे पीएचपी फाइल में शो करना है। मैं अभी कर ये रहा हूँ, इसके अंदर जो टेबल्स के अंदर जो रिकॉर्ड है वो मुझे शो करना है अपने पीएचपी फाइल के अंदर। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या बताना पड़ता है कि कौन कनेक्शन वाली फाइल कौन सी है, क्योंकि डेटाबेस का कनेक्शन तो उसके अंदर है ना। उसके बाद हम लिखते हैं क्यूरी, तो मैं यहाँ पे क्यूरी का वेरिएबल बना देता हूँ और क्यूरी में लिख देता हूँ कि हमें चाहिए क्या, हमें पूरा रिकॉर्ड चाहिए। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, टेबल का नाम है रजिस्टर्स। ठीक है, ये हमारी क्यूरी हो गई। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? क्या हो गया, ये मैंने लिखी क्यूरी, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, टेबल का नाम रजिस्टर्स है, रजिस्टर है, रजिस्टर्स है। अब मुझे क्या करना है, इस क्यूरी को रन करना है। इस क्यूरी को रन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट का वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ MySQL क्यूरी। अब MySQL क्यूरी को 2 पैरामीटर चाहिए। अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो, MySQL क्यूरी को 2 पैरामीटर चाहिए। पहला पैरामीटर क्या बोल रहा है, ये MySQL लिंक। MySQL लिंक मतलब जो कनेक्शन का नाम है, जो आपका कनेक्शन का वेरिएबल है वो यहाँ पर आएगा, जिसके अंदर आपका कनेक्शन बना हुआ है। अब ये कनेक्शन वेरिएबल इसको इस वजह से मिलेगा क्योंकि हमने ये फाइल लिंक करवाई हुई है, सही है। हालांकि ये वाला जो वेरिएबल है वो इस फाइल में नहीं है, ये वाला वेरिएबल आपके कनेक्शन वाली फाइल यहाँ पर है, लेकिन क्योंकि ये फाइल हमने लिंक करवाई हुई है, लिंक करवा दिए। ठीक है, क्योंकि हमने रिक्वायर यूज किया हुआ लिंक करवाया, तब इसलिए कनेक्शन का वेरिएबल उसको मिलेगा। उसके बाद ये कह रहा है क्यूरी का जो वेरिएबल है वो पास करो, तो क्यूरी का वेरिएबल कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा रिकॉर्ड हो सकते हैं, टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड है हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे व्हाइल लूप यूज करते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसको रोज का वेरिएबल बनाता हूँ, इसको हम MySQL फेच एरे, MySQL फेच एरे आपके पास PHP के अंदर फंक्शन है। बेसिकली MySQL क्यूरी जब ये वाली लाइन चलेगी, जब ये वाली लाइन चलेगी तो क्यूरी से ये रिजल्ट जो इसके पास आएगा वो आएगा एरे की सूरत में। इसके बाद पूरा एक एरे आएगा, जितना भी आपके पास डेटा होगा वो एरे में आएगा, मतलब वहां से जितना भी रिकॉर्ड आ रहा होगा वो एरे में पहले कन्वर्ट होता है। अब एरे से डेटा फेच करना है तो PHP के अंदर MySQL फेच एरे के नाम से बना हुआ है, जो क्या करता है आपके एरे में से डेटा फाइंड करेगा। सर ये व्हाइल लूप में क्यों कर रहे हैं, फॉर लूप में वगैरह यूज होता है इस कंडीशन। अब मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि भाई आपको रिजल्ट के अंदर क्या मिलेगा, एरे मिलेगा। रिजल्ट के अंदर आपको एरे मिलेगा, उस एरे में जितनी भी डेटा है वो फेच करके आओ। तो उसके लिए हमारे पास MySQL फेच एरे, और इसके बाद जितनी भी रिजल्ट फेच होगी वो रोज वाइज होगी।
तो हमने एक वेरिएबल बना दिया रोज, ठीक है। तो क्योंकि एरे के अंदर डेटा होती है जीरो, जैसे मल्टी डायमेंशन हमने करा था, 0 रोज 0 कॉलम पे कोई डेटा है वो लेकर आ जाओ, तो ये चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इको कर देता हूँ कि रोज के अंदर डेटा आई है या नहीं है, तो मैं रोज, उसके बाद कॉलम का नाम आएगा, कौन सा डेटा आपको मालूम करना है, उस कॉलम का नाम है वहां